अब हम इतना तो सीख चुके हैं कि मूवमेंट कैसे लेते हैं और मूवमेंट की वैल्यू यानी बलों के आघूर्ण का प्रभाव क्या होता है और उनकी दिशा क्या होती है। अब इसी के एप्लीकेशन यानी इसके प्रयोग अनुप्रयोग क्या है कि डेली लाइफ में हम इनका अनुप्रयोग कहाँ करते हैं, उसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में है। तो 4 पॉइंट्स हैं जो हमारे सिलेबस में आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला पॉइंट है लीवर, सिंपल एंड कंपाउंड। लीवर ये हमने पहले भी पढ़े हैं। लीवर लीवर जैसे सरल लीवर, सिंपल लीवर को सरल लीवर बोलते हैं, और कंपाउंड लीवर यानी यौगिक लीवर। दूसरा स्टील यार्ड, स्टील यार्ड को हिंदी में बोलते हैं तुला दंड। ये पहले काफ़ी यूज़ होता था स्टील यार्ड, लेकिन अब तो इलेक्ट्रॉनिक हमारे जो है मेजरिंग डिवाइसेस आ गई हैं, तो स्टील यार्ड का यूज़ फिर भी कम है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि इसमें यह कॉन्सेप्ट मूवमेंट का आता है। तीसरा है लीवर सेफ्टी वाल्व। किसी बॉयलर में किसी बॉयलर में भाप के दाब को निरंतर चेक करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है लीवर सेफ्टी वाल्व, तो उसको भी मूवमेंट के अनुप्रयोगों में रखा गया है क्योंकि यहाँ पर भी मूवमेंट का एक प्रयोग है। और चौथा है रिएक्शन एट सपोर्ट, यानी यदि किसी बीम पर लोड लगाया जाए और वो बीम किन्हीं 2 सपोर्ट्स पे या 3 सपोर्ट्स पे या डिपेंडिंग ऑन द बीम कि भाई कैसी बीम है वो, तो सपोर्ट्स पे है, तो उस पर लगने वाला बल और सपोर्ट्स की प्रतिक्रियाएं हमको ज्ञात करनी होंगी, वो मूवमेंट के हिसाब से हम करें। चलिए लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 सिंपल लीवर, साधारण लीवर। साधारण लीवर के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। साधारण लीवर जो है वो कहता है जी उत्तोलक लीवर्स। तो लीवर्स में 3 चीज़ इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला क्या कि आलम, कि कहाँ पर ये लीवर हमारा टिका हुआ है उसको हम कहते हैं, जिस बिंदु पर हमारा लीवर टिका होता है उस बिंदु को हम कहते हैं आलम। दूसरा, उस लीवर के द्वारा यानी उत्तोलक के द्वारा हम जिस भार को उठाना चाह रहे हैं वह कहलाता है भार। और जिस प्रयास के द्वारा हम इस भार को उठाएंगे, जो बल हम लगाकर इस भार को उठाना चाहते हैं, वह बल कहलाता है प्रयास यानी एफर्ट। तो इसमें 3 चीज़ होती हैं। पहला होता है आलम यानी बलक्रम, दूसरा होता है भार यानी वेट, और तीसरा होता है प्रयास, प्रयास यानी एफर्ट। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि आलम से भार की जो दूरी है, आलम से भार की जो ये दूरी है, ये कहलाती है भार भुजा। और आलम से प्रयास की जो ये दूरी है, ये कहलाती है प्रयास भुजा, यानी वेट आर्म और एफर्ट आर्म। मान लेते हैं आलम है O, ए बिंदु पर लगा है भार और बी बिंदु पर हम लगा रहे हैं प्रयास। चलिए लेट्स स्टार्ट। लीवर। अब ये जो लीवर होते हैं, उत्तोलक जो होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, सब हम पढ़ चुके हैं पहले की एलिमेंट्री क्लासेस में हम पढ़ा करते थे। 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में हमने पढ़े हैं उत्तोलक। तो ये सरल उत्तोलक जो हैं ये क्या हैं, इसमें 3 चीज़ें मुख्य हैं, मैंने बता दी आपको। एक आलम, दूसरी भार, तीसरी प्रयास। अब ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 श्रेणी के होते हैं, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के, यानी फर्स्ट क्लास लीवर्स, सेकंड क्लास लीवर्स और थर्ड क्लास लीवर्स। तो फर्स्ट क्लास यानी फर्स्ट टाइप लीवर्स क्या होते हैं, ये यहाँ पे चित्र आपको स्क्रीन पे शेयर हो रखा है, इसको देखेंगे ज़रा। तो इसमें क्या है कि फलक्रम बीच में है। ये चित्र जो मैंने यहाँ पर भी बनाया था बोर्ड पे, वो फर्स्ट क्लास का ही था कि भाई बीच में आलम है और उस आलम के एक ओर तो भार है और दूसरी ओर प्रयास लगा है, ऐसे। दूसरा, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो सीसा, सीसा देखे होंगे आप, बच्चों के खेलने के झूले लगे होते हैं, उसको सीसा बोलते हैं। तो दूसरा सेकंड टाइप लीवर में क्या है कि फलक्रम जो होता है वो बिल्कुल एक एक साइड में होता है, एक एंड पे होता है, बीच में भार होता है, और प्रयास जो है वो कॉर्नर से लगाया जाता है, जैसे कि नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू निचोड़ने का जो आपका लीवर होता है, आपने देखा होगा, उसमें भार यानी जो हम काम कर रहे हैं वो कहाँ है, बीच में है, यानी नींबू तो बीच में निचोड़ा जाता है, प्रयास हम उसके कॉर्नर से लगाते हैं, और वो जो हमारा नींबू निचोड़ है वो एक कॉर्नर से फलक्रम से जुड़ा होता है। इस तरीके की जो है वो प्रक्रिया है। तीसरा,
थर्ड टाइप ऑफ लीवर है, थर्ड टाइप ऑफ लीवर है। इसमें क्या होता है, इसमें फलक्रम यानी यानी आलम जो है वो एक साइड होता है, इसमें भार जो है वो दूसरे एंड पे होता है और प्रयास बीच में होता है। जैसे कि हमारा हाथ, ये हमारा जो हाथ है ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक है, थर्ड टाइप ऑफ लीवर है। इसमें हम देखें जरा ध्यान से तो हम पाएंगे कि जो हमारी हथेली है वहाँ से हम किसी भार को उठाते हैं, ये हमारा आलम है, ये हमारा आलम, कंधा ये हमारा आलम है। और ये जो हमारे बीच का पार्ट है हाथ के, यहाँ से हम भार उठाने के लिए प्रयास लगाते हैं। ये तीन चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है। तो ये तीन उत्तोलक हमारे सामने सिंपल लीवर्स। आगे बढ़ते हैं। अब ये सिंपल लीवर्स जो हैं, हमको किसी भार को उठाने के लिए कितना प्रयास लगाना पड़ेगा, इसको देख लेते हैं ज़रा। यहाँ पर ये आलम O है, यहाँ पर भार लगा है बिंदु A पर और प्रयास लगा है बिंदु B पर, यही हमको देखना है। तो भार लगा है बिंदु A पर, तो यदि हम बिंदु O के परितः आघूर्ण ले लें, बिंदु O के परितः आघूर्ण का सेंस है कि O के जितने भी बल लगे हैं उनका हम आघूर्ण चेक करेंगे बिंदु O के परितः। तो पहला बल है हमारा W यानी वेट, तो इसका जो बल W का आघूर्ण है O के परितः, ये कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, एरो से स्टार्ट करेंगे और O को सेंटर मानते हुए हम एक वृत्त खींचेंगे, और ये वृत्त कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कैसा है, इसका जो हमारा आघूर्ण आएगा वो आएगा W इंटू ओ ए, एंटी क्लॉकवाइज माने पॉजिटिव। ऐसे ही हम देखेंगे बल P का बिंदु O के प्रत्यागुण, तो बल P का O के प्रत्यागुण देखने के लिए हम क्या करेंगे, O को सेंटर मानते हुए P से स्टार्ट करते हुए एक और वृत्त खींचेंगे, ये वृत्त कैसा होगा, क्लॉकवाइज। तो जरा ध्यान देंगे ये कैसा क्लॉकवाइज, तो माइनस P इंटू O से B की दूरी OB इज इक्वल टू 0, यानी कि W इंटू ओ, इसका मतलब P यानी हमें कितना प्रयास लगाना पड़ेगा, कितना प्रयास लगाना पड़ेगा, ये होगा W इंटू ओ ए अपॉन ओ बी। यानी किसी भी वस्तु को उठाने के लिए, किसी भार को उठाने के लिए हमको कितना प्रयास लगाना पड़ेगा, ये। अब क्योंकि हम किसी भार को, अधिक भार को कम प्रयास लगाकर उठा लें, ऐसी यदि युक्ति हमारे पास हो तो उसमें हम कम प्रयास लगाकर अधिक भार उठा लेने की उस मशीन की या उस लीवर की क्षमता को हम आंकते हैं यांत्रिक लाभ से। यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ क्या होता है, उठाया गया भार बटे लगाया गया प्रयास, यानी हमने कितना भार उठा लिया कितना कम प्रयास लगा के, ये कहलाता है उस लीवर का या उस मशीन का यांत्रिक लाभ। तो यहाँ पर यदि हम इस इक्वेशन से उठा के ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो यांत्रिक लाभ होगा W अपॉन P यानी OB डिवाइड बाई OA, यानी OB क्या है, प्रयास भुजा डिवाइड बाई भार भुजा। तो ये यांत्रिक लाभ हो जाता है हमारे लीवर का। और कौन से लीवर का, यह है प्रथम वर्ग का उत्तोलक, फर्स्ट टाइप लीवर के लिए। और यदि हम सेकंड टाइप लीवर के लिए भी जाना चाहें तो हम सेकंड टाइप लीवर के लिए भी इसको देख सकते हैं, और थर्ड टाइप लीवर के लिए भी इसको देख सकते हैं। तो ये वैल्यू बिल्कुल सेम आती है यांत्रिक लाभ की, कि प्रयास भुजा बटे भार, यानी ये जो एक्सप्रेशन है वो सेम आता है, बाकी जो वैल्यूज हैं वो चेंज होती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है, मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ। दूसरे टाइप का लीवर है, ये भी सिंपल लीवर में ही काउंट होता है, क्रैंक लीवर। क्रैंक लीवर कहाँ है, अभी जो हमने लीवर पढ़ा उसमें फलक्रम के सापेक्ष हमारा जो लीवर होता है वो बिल्कुल सीधा होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्रैंक लीवर में हमारा जो लीवर है वो कुछ मुड़ा हुआ है, यानी दो भुजाएं होती हैं, एक प्रयास भुजा और एक भार भुजा, ये दोनों एक दूसरे से किसी एंगल पर जुड़ी हुई है। चलिए देखते हैं।
यदि ये एंगल 0 से 180 तक हो सकता है तो ये ऐसा लीवर कहलाता है क्रैंक लीवर। तो इसमें भी यदि हम ध्यान दें कि एक भार लगा है W और एक लगा है प्रयास P, और भार W की फलक्रम E से लंबवत दूरी है x और प्रयास P की फलक्रम E से लंबवत दूरी है y, जिसके आधार पर हमने इक्वेशन लिख दी P इंटू वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एक्स, जैसा कि हमने पहले लिखा था। इसका एक स्पेशल केस क्रैंक लीवर का कि जब भार भुजा और प्रयास भुजा इन दोनों में आपस में 90 डिग्री का कोण है, तो ऐसा लीवर कहलाता है बेल क्रैंक लीवर। ये स्पेशल टाइप का लीवर है, ये हम आगे पढ़ते रहेंगे। एग्जाम्स में भी आ जाता है कि बेल क्रैंक लीवर क्या होता है। तो बेल क्रैंक लीवर एक प्रकार का क्रैंक लीवर है जिसमें कि प्रयास भुजा और भार भुजा के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो इसमें भी यही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा कि हम फलक्रम F के अबाउट मोमेंट लेंगे और ये मोमेंट P इंटू ए एफ और W इंटू पी एफ, दैट्स ऑल। कंपाउंड लीवर, कंपाउंड लीवर होता है कि जब हम किन्हीं 2 या 3 या 2 से अधिक सरल यौगिकों को एक साथ जोड़कर किसी भार को उठाना चाहें, यानी हम 2 लीवर्स को एक साथ कनेक्ट करें तो एक यौगिक लीवर बनता है। और वह यौगिक लीवर जो होता है उसका जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो सिंपल लीवर से कहीं अधिक होता है। इसी को देखते हैं हम आगे कि भाई कितना अधिक होता है। तो कंपाउंड लीवर में हम जब जाएंगे तो हमारे पास एक कंपाउंड लीवर ये हमें बना के दिया हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है आपको कि कंपाउंड यानी एक यौगिक लीवर है। यौगिक लीवर में बेसिकली क्या होता है कि 2 सरल लीवर यानी सिंपल लीवर्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 सिंपल लीवर का कॉम्बिनेशन है। पहला सिंपल लीवर आप देखेंगे तो है एल एम। एल एम जरा देखें यहाँ पर एल एम जो है वो किस प्रकार एक सरल लीवर है कि इस एल एम में एल जो है वो फलक्रम है, डब्ल्यू जो है वो भार लगा है और इस डब्ल्यू भार को सहन करने के लिए एक प्रयास यहाँ लगेगा या आर जो भी हम मानते हैं। दूसरा लीवर एन क्यू यानी जिसका फलक्रम Q है, जिस पर एक प्रयास P लगा है और इस पर यहाँ एक भार के रूप में एक वैल्यू काम करेगी। चलिए देखते हैं। जी, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दिया था ये 2 लीवर्स थे। ये बेसिकली कुछ इस प्रकार था। मैंने क्या किया है कि जो लिंक MN है इस लिंक MN को यहाँ से हटा दिया, रिमूव कर दिया है और इस लिंक MN की जगह पर मैंने रिएक्शंस दिखा दी हैं। MN के कारण लगने वाली जो प्रतिक्रिया थी वो दिखा दी है। देखिए किस प्रकार दिखाई है कि 2 लीवर अब आपको दिखाई देंगे। पहला लीवर है MN और दूसरा लीवर है NO, NQ सॉरी Q था। तो इस पर जो हमारा लीवर एक लिंक लगा था, एक अवयव लगा था MN, इस पर हमने दिखा दी रिएक्शन, R ऊपर की ओर और R नीचे की ओर। अब इसमें जरा ध्यान देंगे, अब हमें ये 2 लीवर दिखाई दे रहे हैं। 2 लीवर किस प्रकार दिख रहे हैं? पहला लीवर ये ऊपर वाला जिसमें कि फलक्रम है L आलम, भार लगा है W और इस भार को उठाने के लिए प्रयास लगा है R। दूसरा लीवर कि जिसमें फलक्रम है Q, भार लगा है R और प्रयास लगा है P। तो अब इन दोनों को कंबाइन करने जा रहे हैं। देखिए कैसे हम चेक करते हैं। सबसे पहले कि मैकेनिकल एडवांटेज, इसको लिख लेते हैं लीवर नंबर फर्स्ट और इसको लिख लेते हैं लीवर नंबर सेकंड। तो मैकेनिकल एडवांटेज फॉर फर्स्ट लीवर क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज फर्स्ट लीवर के लिए क्या होता है? उठाया गया भार डिवाइड बाई लगाया गया प्रयास। उठाया गया भार डिवाइड बाई लगाया गया प्रयास इज इक्वल टू क्या होगा? ये होगा उठाया गया भार यानी W इंटू एल एम और एम एल अपॉन इसको एक नाम दे देते हैं कोई भी एन तो नाम पहले से ही है, एन के स्थान पर हम नाम दे देते हैं टी। तो एम एल डिवाइड बाई टी एल, W इंटू टी एल
ये हमने इक्वेशन इस तरीके से लिखी है, W इंटू टी एल इज इक्वल टू R इंटू एम एल, R इंटू एम एल डब्ल्यू इंटू टी एल। या ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये भार भुजा है, क्योंकि ये है एम एल, प्रयास पर लगने वाली भुजा, प्रयास भुजा, और ये है भार भुजा, ये कभी नहीं बदलेगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज पहले लीवर का हमने लिख दिया प्रयास भुजा बटे भार भुजा, एम एल अपॉन टी एल। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सेकेंड लीवर इज इक्वल टू होगा, सेकेंड लीवर ये रहा, इसमें क्या है, इसमें ये भार है और ये प्रयास है। भार क्या है आर और प्रयास क्या है पी, इज इक्वल टू इसी तरीके से प्रयास भुजा बटे भार भुजा, प्रयास कौन है पी, प्रयास भुजा हो जाएगी हमारी, ये मान लेते हैं एस, हमारी प्रयास भुजा हो जाएगी एस क्यू और भार भुजा हो जाएगी एन क्यू। तो इन दोनों को यदि हम कंबाइन कर दें, हम लिख दें कि मैकेनिकल एडवांटेज इन दोनों इक्वेशन को हम गुणा कर दें, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ फर्स्ट इंटू मैकेनिकल एडवांटेज सेकेंड, तो क्या होगा W अपॉन आर इंटू आर अपॉन पी इज इक्वल टू एम एल अपॉन टी एल इंटू एस क्यू अपॉन एन क्यू। या ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा W अपॉन पी, यानी ये हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ कंपाउंड लीवर, W अपॉन पी इज इक्वल टू हो जाएगा एम एल अपॉन टी एल इंटू एस क्यू अपॉन एन क्यू, या मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ फर्स्ट इंटू मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सेकेंड, यानी कि कंपाउंड लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज होता है मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ फर्स्ट लीवर इंटू मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सेकेंड लीवर। इससे ये पता चलता है कि कोई भी यौगिक लीवर यदि अनेकों सरल लीवर से मिलकर बना है, यदि वह 3 सरल लीवर से मिलकर बना तो तीनों, और यदि 4 से अनेकों से जितने से मिलकर वो बना है, तो उसका जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो उन सभी सिंपल लीवर्स के मैकेनिकल एडवांटेज के गुणनफल के बराबर होगा। यानी यदि कोई कंपाउंड लीवर बनता है 3 से मिलकर, तो होगा मैकेनिकल एडवांटेज फर्स्ट इंटू मैकेनिकल एडवांटेज सेकेंड इंटू मैकेनिकल एडवांटेज थर्ड एंड सो। इसमें मुझे यही समझाना था आपको। आगे चलते हैं कंपाउंड लीवर से। नेक्स्ट टॉपिक है स्टील यार्ड। व्हाट इज स्टील यार्ड? तुला दंड। तुला दंड ये बेसिकली पहले कभी जैसे गेहूँ, आप लोग गए हों गेहूँ तुलवाने के लिए या चावल तुलवाने के लिए, तो पहले ये कांटे के तौर पे यूज़ किया जाता था। अब तो इलेक्ट्रॉनिक कांटे आ गए हैं, तो इसके जो है इस्तेमाल वो बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी क्योंकि इसमें मूवमेंट का यूज़ है, इसलिए हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो ज़रा ध्यान देंगे, इसका चित्र आपके सामने है। तो इसमें क्या बेसिकली 3-4 कंपोनेंट हैं, उनको बहुत डीपली समझेंगे, उसके बाद इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है नहीं। कॉम्प्लेक्स फिगर लगता है लेकिन यही बहुत सिंपल। मेरा ध्यान देंगे, इसमें सबसे पहले एक बिंदु है एफ यानी फलक्रम, जहाँ ये स्टील यार्ड यानी तुला दंड जहाँ पर ये टिका है। दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट है इसमें जी, ये जितना भी बड़ा तुला दंड है ए बी, इसका नाम है तुला दंड ए बी। तुला दंड ए बी का जो भार है वो बिंदु जी पर लगता है, जो कि यहाँ पर एस से दिखाया गया है, कैपिटल एस से। ध्यान दीजिए, कर्सर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो एस है, ये इस तुलादंड ए बी का कंप्लीट भार यानी वेट है, खुद का वेट। एफ जो है वो फलक्रम यानी आलम है, जहाँ पर ये तुलादंड ए बी टिका है। तीसरी चीज है एम, यानी जिस अज्ञात राशि का या जिस अज्ञात भार को हमें मापा जाना है वो है कैपिटल एम। उसको हम हुक के सहारे, ये हुक कहाँ जुड़ा हुआ, बिंदु ए पर, इस बिंदु ए पर जुड़े हुक के सहारे हम इस अज्ञात भार को यहाँ पर लटकाते हैं। इसमें एक होता है चल भार, स्मॉल एम। चल भार यानी मूविंग वेट। तो ये मूविंग वेट जो है, जिसकी सहायता से हम इस अज्ञात भार को ज्ञात करने यानी पता करने, इसकी वैल्यू निकालने जाते हैं। तो हम क्या करते हैं,
हुक के सहारे हम उस भार को लटकाते हैं जिसका की मान हमको ज्ञात करना है, और चल भार यानी मूविंग वेट की सहायता से मूविंग वेट को हम सरका के हम इधर उधर कर सकते हैं। यानी हम इस मूविंग वेट को यानी चल भार को इस प्रकार लेफ्ट राइट करते हैं कि जब तक यह तुलादंड हमारा फलक्रम एफ के सापेक्ष हॉरिजॉन्टल यानी वो क्षैतिज ना हो जाए। चलिए देखते हैं इसमें हम कॉन्सेप्ट को किस प्रकार लगाते हैं। यदि ये तुलादंड क्षैतिज हो जाएगा फलक्रम एफ के सापेक्ष या फलक्रम एफ के परतः ये तुलादंड क्षैतिज हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा मास कैपिटल एम लगा है, कैपिटल एम मास लगा है, ये कैपिटल एम मास जो इस पर मोमेंट लगा रहा होगा वो मोमेंट ये चल भार के कारण ये बैलेंस हो गया होगा, और हमारा जो ये लीवर है, ये जो तुलादंड है, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया है। यानी बिंदु एफ के परतः एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट एक दूसरे के बराबर है। चलिए ये देखते हैं। बिंदु एफ के परतः यहाँ पर बेसिकली तीन बल लगे हैं, तीन भार लगे हैं। पहला भार है कैपिटल एम जिसको हमें ज्ञात करना है, दूसरा भार है कैपिटल एस जो कि तुलादंड का ही भार है, और तीसरा भार है स्मॉल एम जो कि एक मूविंग वेट है जिसकी वैल्यू हमको मालूम होती है चल भार की। तो बिंदु एफ के प्रति हम तीनों का आघूर्ण लेंगे। कैपिटल एम का जो आघूर्ण होगा एफ के प्रति वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज माने घड़ी की दिशा से घूमने वाली उल्टी दिशा में, और वैल्यू कितनी होगी कैपिटल एम जी इंटू ए बिंदु पर, क्योंकि कैपिटल एम लगा है तो ए एफ, फलक्रम से दूरी ए एफ। फिर कैपिटल एस का मोमेंट देखेंगे। कैपिटल एस का जो आघूर्ण होगा वो एफ के प्रति, एस के एरो से स्टार्ट करके एफ को केंद्र मानकर एक काल्पनिक वृत्त लग घुमाएंगे। यह काल्पनिक वृत्त कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज जो है हमारा आघूर्ण होगा कितना होगा एस इंटू जी एफ, एस इंटू जी एफ। एस जी इसलिए लिख दिया क्योंकि ये भार है, लगने वाला बल इंटू भार इज इक्वल टू एम जी। एम जी इंटू इसका जो भार होगा, इसका जो भार एम जी है वो कैसा काम करेगा, इसका जो आघूर्ण होगा वो क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज आघूर्ण को हम राइट साइड में लिख दिए हैं क्योंकि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। यदि हम इसको माइनस करके लिखेंगे तो हम राइट साइड में लिखेंगे 0। ठीक है, तो ये एम जी इंटू इसकी जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी सी से लेकर एफ तक सी एफ। सो ये हमारी तुलादंड की इक्वेशन है। आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने लिया है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है जैसा कि हम यहाँ पर तुलादंड के लिए किया जाता है। ये एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और हमारे दिमाग में इसकी फिगर भी बनती जाएगी। क्वेश्चन है किसी स्टील यार्ड का साथी 5 किलो है, यानी ये हमको क्या दिया है, साथी माने इसका मास दिया है स्टील यार्ड का 5 किलो, यानी ये एस का मान है, एस का 5 किलो। इसका गुरुत्व केंद्र आलम से 50 mm की दूरी पर है। आलम यानी फलक्रम एफ, इसका गुरुत्व केंद्र यानी जी, यानी वैल्यू जी एफ दे रखी है हमको 50 mm। मापा जाने वाला द्रव्यमान आलम से 100 मीटर की दूरी पर लटकाया जाता है। मापा जाने वाला द्रव्यमान यानी कैपिटल एम, कैपिटल एम जो है वो आलम यानी फलक्रम एफ से 100 mm की दूरी पर, यानी ये जो वैल्यू हमको दे रखी है क्या दे रखी है ए एफ, ए एफ 100 mm है। यदि चलित द्रव्यमान 1 किलो है, ये चलित द्रव्यमान यही है, चलित यानी चलने वाला नहीं, मूविंग मूविंग मास, उसके वैल्यू दे रखी है 1 kg। ये 1 kg है तो स्टील यार्ड को क्षैतिज रखने के लिए चलित द्रव्यमान की स्थिति आलम से 110 पर है, यानी ये जो हमारी स्थिति यानी सी की एफ से दूरी दे रखी है 110 सेंटीमीटर। तो मापे जाने वाले द्रव्यमान को ज्ञात कीजिए। तो इसको हम ऊपर वाली इक्वेशन में सेट कर देंगे सारी वैल्यूज, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा m इज इक्वल टू 8.5 kg। ये आप करके देख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में शेयर करूँगा, इसीलिए ये जो हमने न्यूमेरिकल लिया है इसको आप घर पे एक बार ट्राई करेंगे। दूसरी जो एप्लीकेशन है इसका, तीसरा एप्लीकेशन लीवर सेफ्टी वाल्व। जी, लीवर सेफ्टी वाल्व। अब ये लीवर सेफ्टी वाल्व क्या कह रहा है,
लीवर सेफ्टी वाल्व क्या होता है कि यदि हमारा कोई बॉयलर है जिसके अंदर भाप बनती है, पानी से भाप बन जाती है, तो अब ये भाप का जो प्रेशर है वो भाप बनने के कारण लगातार बढ़ता रहता है। तो अब क्योंकि जो हमारे प्रेशर वेसल्स होते हैं, जो भाप के जो बॉयलर्स होते हैं, वो एक निश्चित दाब के लिए ही डिज़ाइंड होते हैं, एक निश्चित दाब के लिए ही उनको बनाया जाता है। तो यदि उनमें दाब उस निश्चित दाब से ऊपर चला जाए तो बॉयलर के फटने की संभावना बढ़ जाती है। इसी कारण से एक ऐसी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस या एक सेफ्टी डिवाइस लगाई जाती है, जिससे कि यदि बॉयलर के अंदर भाप का दाब बढ़ जाए तो भाप को रिलीज कर दिया जाता है, भाप को बाहर छोड़ दिया जाता है, थोड़ी सी अमाउंट की भाप को बाहर छोड़ दिया जाता है, जिससे कि प्रेशर उसके अंदर वैल्यूएबल लिमिट से कम ही रहे, वो मेंटेन रहे। तो ये जो हमारा कंपोनेंट है लीवर सेफ्टी वाल्व, ये इसी काम में आता है कि जब हमारे किसी बॉयलर में प्रेशर की वैल्यू, आप यहाँ देखेंगे स्क्रीन पे तो बॉयलर दिख रहा होगा, यहाँ पे स्टीम का प्रेशर है, स्टीम के प्रेशर की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो ये लीवर जो है, ये जो वाल्व है, ये खुल जाता है और स्टीम स्वतः ही रिलीज हो जाती है। जब स्टीम रिलीज हो जाती है और प्रेशर जो है हमारे बॉयलर में वो उस लेवल तक आ जाता है, मेंटेन लेवल तक आ जाता है, तो हमारा ये लीवर वापस बंद भी होना चाहिए। इस प्रक्रिया को किस प्रकार किया जाता है अब हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम बिंदु एफ, ये है एक फलक्रम, फलक्रम यानी जहाँ पर ये लीवर जो है, इस लीवर का नाम है ए एफ। ये लीवर ए एफ जो है फलक्रम एफ से जुड़ा है। इसमें यहाँ जो बिंदु वी है, यहाँ पर ही है ये वाल्व, जो कि हमारे बॉयलर के ऊपर रखा होता है या जुड़ा होता है। फिर तीसरा बिंदु है इसका, ये कैपिटल डब्लू, कि इस लीवर को बंद रखने के लिए ये कितना मान यानी कितना भार हमें लटकाना पड़ेगा, ये हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं। और ये जो बिंदु जी है, ये इस लीवर ए एफ का गुरुत्व केंद्र है, और डब्ल्यू एल जो है इस लीवर का स्वयं का भार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम बेसिकली जितने भी भार हमारे लगे हुए हैं उन सभी भारों का फलक्रम यानी आलंब के प्रत्यय आघूर्ण लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज आघूर्णों को क्लॉकवाइज आघूर्णों के बराबर कर देंगे। यही हमारा यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। यहाँ पर लेकिन एक चीज और हमारी नई जुड़ जाती है भारों के अलावा, कि यहाँ पर हमारे जो वाल्व पर जो भाप है उसका दाब लगता है। अब दाब जो होता है, दाब के कारण लगता है बल। बल कितना लगता है दाब के कारण, अब ये हम डिसाइड करते हैं। चलिए, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। डब्ल्यू एल क्या है, इस लीवर का भार है, ए एफ लीवर का भार। डब्ल्यू वी क्या है, ये वाल्व का खुद का भार, यानी जो वाल्व हमारा है जो कि हमारे बॉयलर से जुड़ा हुआ है, उस वाल्व का भार है डब्ल्यू वी। डब्ल्यू वेट अटैच्ड एट द एंड, यानी एक ऐसा भार जो कि इस लीवर को बंद करने के काम में आता है, कैपिटल डब्ल्यू। स्मॉल पी यानी जो हमारे स्टीम यानी जो हमारे भाप का जो प्रेशर है, प्रेशर यानी दाब की तीव्रता है। कैपिटल ए हमारे वाल्व का एरिया, वाल्व यानी जो हमारा वाल्व, प्रेशर वाल्व जो बॉयलर के ऊपर ढका हुआ है, जहाँ से हमारी स्टीम रिलीज होती है, तो उसका जो एरिया है, वो जिस एरिया पर वो प्रेशर लगेगा, वो एरिया जिसका कि हम बल निकालेंगे प्रेशर का। बल क्या होता है, बल होता है दाब की तीव्रता इनटू क्षेत्रफल, लंबवत क्षेत्रफल बेसिकली। तो वो लंबवत क्षेत्रफल क्या होगा, कैपिटल ए इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। यही हमको करना है। बिंदु एफ के प्रति हम आघूर्ण लेंगे, ध्यान देंगे बिंदु एफ के प्रति जो हम आघूर्ण लेंगे, सबसे पहले आएगा प्रेशर पी। प्रेशर पी के कारण जो लगने वाला बल है वो होगा पी ए। पी ए हो जाएगा, प्रेशर तो होता है दाब की तीव्रता, ए हो जाएगा उसका क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा बल, पी इंटू ए हो जाएगा बल। अब इस बल पी ए पर का आघूर्ण, बल पी ए का आघूर्ण क्या होगा, बल पी ए कहाँ लगा, बिंदु बी पर। बिंदु वी से फलक्रम यानी आलम की दूरी है वी है, तो ये इंटू वी है। इसका आघूर्ण कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ध्यान देंगे। अब डब्ल्यू वी यानी वाल्व के भार के कारण लगने वाला आघूर्ण, वाल्व का भार डब्ल्यू वी नीचे की ओर है, और एफ फलक्रम पर इसका जो आघूर्ण आएगा वो कैसा आएगा,
क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हमने लेफ्ट साइड लिखे हैं, जरा ध्यान देंगे तो डब्ल्यू वी इंटू वी एफ, क्योंकि अभी बिंदु वी पर ही दबा है। अब डब्ल्यू एल यानी इस लीवर के खुद के भार के कारण क्या आघूर्ण आएगा, इस लीवर के खुद के भार के कारण जो आघूर्ण आएगा वो आएगा दिस क्लॉकवाइज। डब्ल्यू एल के एरो से स्टार्ट करेंगे और एक सेंटर एफ को सेंटर मानते हुए एक वृत्त घुमाएंगे। वो कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज जो हमारा वृत्त घूम रहा है, इसकी जो वैल्यू होगी होगी डब्ल्यू एल इंटू जी एफ, डब्ल्यू एल इंटू जी एफ। और सबसे बड़ा जो भार हमारा जो इस लीवर को रोके हुए है उठने से, यह है कैपिटल डब्ल्यू। इस कैपिटल डब्ल्यू की जो वैल्यू है, इस कैपिटल डब्ल्यू के कारण लगने वाले जो आघूर्ण की वैल्यू है वो होगी कैपिटल डब्ल्यू इंटू ए एफ। और ये कैपिटल डब्ल्यू का जो आघूर्ण होगा वो भी कैसा होगा, क्लॉकवाइज। तो हमने इसको लेफ्ट साइड लिखा, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है डब्ल्यू इंटू ए एफ प्लस डब्ल्यू एल इंटू जी एफ प्लस डब्ल्यू वी इंटू वी एफ इज इक्वल टू पी ए इंटू वी एफ। अब इसकी का एक एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर है जिसको हम देखेंगे और ज़रा ध्यान देंगे। कहता है एक लीवर सुरक्षा वाल्व, जी एक लीवर सुरक्षा वाल्व के भार का भार 40 न्यूटन है। एक लीवर सुरक्षा वाल्व के लीवर का भार, यानी ये क्या दिया हमको, लीवर का भार, यानी ये डब्ल्यू एल दे दिया हमको 40 न्यूटन। लीवर का गुरुत्व केंद्र वाल्व के केंद्र से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी लीवर का गुरुत्व केंद्र कौन सा है, जी, और वाल्व का केंद्र कौन सा है, वी। तो हमारी जो वैल्यू दे रखी है 9 क्या दे रखी है, जी वी। चलिए आगे चलते हैं। फिर कहता है जो कि आलम से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, कौन, यानी वी बिंदु जो है आलम्ब एफ से 8 सेंटीमीटर, यानी वी एफ कितना दिया है 8 और जी वी कितना दिया है 9। चलिए, यदि वाल्व का व्यास तथा भार कितना है 7 सेंटीमीटर और 60 न्यूटन। वाल्व, ये जो वाल्व वी है ये रखा है, इसका व्यास यानी डी, स्मॉल डी, जिसके आधार पर हम क्या निकालेंगे, एरिया। एरिया क्या होता है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो जो इसका व्यास दिया है वो दिया है 7 सेंटीमीटर और 60 न्यूटन, यानी डब्ल्यू वी की जो मान है वो हमको दे रखी है 60 न्यूटन। चलिए आगे चलते हैं। तो 80 सेंटीमीटर लंबे लीवर के सिर पर लटकाए जाने वाले न्यूनतम भार, अब यहाँ ध्यान देंगे 80 सेंटीमीटर क्या दिया है, ये लीवर की लंबाई दी है। लीवर है हमारा ए एफ, इस लीवर की लंबाई दे रखी है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके इसके एक सिरे पर जो ये भार डब्ल्यू लटका है, इसका मान हमसे पूछा जा रहा है कैपिटल डब्ल्यू, जिससे कि बॉयलर का संरक्षित भाप का दाब भी दे दिया 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहे। तो ये पी का मान भी हमको दे, तो बेसिकली जरा इस इक्वेशन में हम जरा ध्यान देंगे तो हमको क्या क्या नहीं दिया है ये देखेंगे। तो हमको कैपिटल डब्ल्यू नहीं दिया है, इसका मान हमको निकालना है। दूसरी चीज़ हमारी ए एफ, ए एफ ये दे दिया हमको, लीवर की लंबाई कितनी है, ठीक है, दे दिया, कितना दिया 80 सेंटीमीटर। डब्ल्यू एल यानी लीवर का भार, लीवर का भार हमको शुरू में दे दिया 40 न्यूटन। जी एफ ये वैल्यू जी से लेकर एफ तक की वैल्यू ये आ गई है हमारे पास, क्योंकि वी जी हमको दिया है 9 मिलीमीटर और वी एफ हमको दिया है, सॉरी सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और वी एफ हमको दिया है 8 सेंटीमीटर। तो ये टोटल हो जाता है 9 और 8 17, ठीक है। इसके बाद आता है डब्ल्यू वी, वाल का भार, वाल का भार हमको दिया है 60 न्यूटन, जी, ठीक है। उसके बाद आता है वी एफ, वी एफ यानी ये दूरी, ये हमको पता ही है 8 सेंटीमीटर। इसके बाद पी, स्मॉल पी यानी भार का, बॉयलर का भाप का दाब, भाप का दाब दे रखा है 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ए क्या होगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर। वाल्व का एरिया हमको निकल आएगा क्योंकि हमको वाल्व का व्यास मालूम है, इंटू वी एफ है दूरी। अब इसमें हमारी प्रॉब्लम कहाँ आती है, समस्या कहाँ आती है, कि हम लोग जो है वो इसके जो हमारा सेंटीमीटर मिलीमीटर इनको थोड़ा हम कन्वर्ट करने में प्रॉब्लमेटिक, हम दिक्कत में फंस जाते हैं और वहीं पर हमारी क्वेश्चन में गलती हो जाती है। तो इसीलिए सबसे पहले क्या किया जाए कि जितनी भी दूरियां आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे वो सारी दूरियां मीटर में हो, सेंटीमीटर में कोई दूरी ना हो। दूसरा, जो हमारा जो भाप का प्रेशर दे रखा है यानी दाब की तीव्रता हमको दे रखी है 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। यदि हम ये सब चीज़ें कर लेते हैं तो इसमें हमारे क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं आने वाली है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट का, ये है रिएक्शन एट सपोर्ट्स। रिएक्शन एट सपोर्ट्स यानी टेक ओवर प्रतिक्रिया। अब सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि
टेकें कितनी प्रकार की होती हैं, यानी सपोर्ट कितने टाइप की होती हैं। ये सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 4 टाइप की सपोर्ट्स हमने बनाई है यहाँ पे। और इन चारों टाइप की सपोर्ट्स पर अलग अलग रिएक्शन किस प्रकार आती हैं, ये हमको देखना है। तो सबसे पहली सपोर्ट है सिंपल सपोर्ट, यानी सरल टेक। सिंपल सपोर्ट इज बेसिकली क्या है कि कोई भी बीम किसी सपोर्ट पर सिर्फ सिर्फ टिकी हुई है, साधारण रूप से रखी हुई है, यानी ये बीम इसको हॉरिजॉन्टली मूव करने से नहीं रोक सकती है। यदि इस ऐसी बीम पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दिया जाए तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण ये बीम जो है हॉरिजॉन्टल मोशन कर सकती है, यानी सरल सरल रूप से सिर्फ इसके ऊपर रखी हुई है। ये सिर्फ इसको इस प्रकार टिकाए हुए है कि ये इसके वर्टिकल मोशन को अवरुद्ध करती है, हॉरिजॉन्टल मोशन को अवरुद्ध नहीं करती है। इसका मतलब जिस मोशन को कोई भी टेक या सपोर्ट अवरुद्ध करेगी वहीं पर रिएक्शन आएगी, और जिस मोशन को वो अवरुद्ध नहीं करेगी वहाँ पर रिएक्शन नहीं आएगी। तो जरा ध्यान देंगे, मैंने आपसे यही कहा है कि ये जो सिंपल सपोर्ट्स हैं ये इस बीम को नीचे जाने से यानी वर्टिकल मोशन करने से रोकेंगी। इसका मतलब सिंपल सपोर्ट में जो रिएक्शन आएगी वो कैसी आएगी, वर्टिकल। ये हमारे यहाँ पे दिखाई जा रही है कि सिंपल सपोर्ट पर रिएक्शन कैसी आती है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल। दूसरी सपोर्ट होती है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट यानी कब्जा। जैसे कि हमारा दरवाजा, दरवाजा जो है वो कब्जे से जुड़ा होता है, कब्जेदार टेक से जुड़ा होता है। तो जरा ध्यान देंगे कि दरवाजा जो है, कभी आपने देखा है कि दरवाजे पर आपने बल लगाया और दरवाजा ऊपर की ओर खिसक गया, या दरवाजा राइट साइड में ट्रांसलेशन मोशन करने लगा, ऐसा हुआ क्या? नहीं। यानी कि जब भी कोई कब्जेदार टेक होगी तो वो ट्रांसलेटरी मोशन को अपोज करेगी, यानी न तो वो वर्टिकल मोशन करने देगी और न ही वो हॉरिजॉन्टल मोशन करने देगी। जरा ध्यान देंगे कि कब्जेदार सपोर्ट जो है वो क्या घुमाऊ घुमाऊ हमारे मोशन को, घुमाऊ गति को भी अवरुद्ध करती है क्या? नहीं। यानी जैसे दरवाजा हमारा घूम सकता है, यानी रोटेशनल मोशन तो परफॉर्म कर ही सकता है, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये मोशन परफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर सकता। इसका मतलब कि जो हिंज सपोर्ट होता है उस पर हॉरिजॉन्टल भी रिएक्शन आएगी और वर्टिकल भी रिएक्शन आएगी। तीसरी सपोर्ट होती है हमारी बद्ध टेक, यानी फिक्स सपोर्ट। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घरों के बाहर छज्जा होता है, एक एक एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ वॉल होता है। तो वो क्या आपने देखा है कि वो जो छज्जा होता है वो सिंपली जो है वो बाहर की ओर लटका हुआ होता है। क्यों लटका हुआ होता है? क्योंकि उसका जो एक सिरा है वो दीवार में चिनाई द्वारा बद्ध है। बद्ध माने फिक्स है। तो चिनाई द्वारा जब वो हिस्सा फिक्स है तो आपने देखा है कि कभी वो छज्जा लटक के बाहर की ओर राइट साइड की ओर यानी ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म करे, या ऊपर की ओर अपवर्ड मोशन करने लगे, डाउनवर्ड मोशन करने लगे कोई बल के कारण, या कि वो किसी बल के प्रभाव में आकर के रोटेशनल मोशन परफॉर्म करने लगे। यानी कि ऐसा नहीं होता है, ना तो वो ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर पाता है और ना ही वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर पाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो कब्जेदार टेक है वो उसको ना तो ट्रांसलेटरी मोशन करने दे रही है और ना ही रोटेशनल मोशन करने दे रही है। इसका मतलब यहाँ पर 3 टाइप की रिएक्शन आएंगी। पहली रिएक्शन आएगी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन आएगी वर्टिकल रिएक्शन जो उसके वर्टिकल मोशन को अपोज कर रही है, और तीसरी रिएक्शन आएगी जो उसके घुमाऊ घुमाऊ गति को अपोज कर रही है, उसको कहते हैं रिएक्शन ऑफ मूवमेंट, यानी प्रतिरोधी आघूर्ण। रेजिस्टिव मूवमेंट, प्रतिरोधी आघूर्ण लगेगा। तो इस पर 3 टाइप की रिएक्शन होती है बद्ध टेक पर। चौथी होती है हमारी रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट बेसिकली इस पर जो रिएक्शन आती है वो बिल्कुल सिंपली सपोर्ट की तरह ही रिएक्शन हमको दिखानी है। चलिए नेक्स्ट इस पर आधारित एक क्वेश्चन हमने लिया है, एक एग्जांपल हमने लिया है। हमने इसमें एक ऐसा एग्जांपल लिया है जिसमें कुछ चीज़ें कवर हो जाती हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन कहता है एक बीम है जिसका नाम है ABCDE, जो कि ए पर हिंज है एंड सपोर्टेड ऑन द रोलर्स एट डी। और डी बिंदु पर, डी बिंदु इसमें दिखाया नहीं गया, तो ध्यान देंगे ABCD बिंदु जो है जहाँ पर ये रोलर टेक लगी हुई है, ये डी बिंदु है। डी बिंदु पर रोलर टेक है, इज लोडेड एज शोन फिगर, यानी इस पर इतने भार लगाए गए हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। फाइंड द रिएक्शन एट ए एंड डी, यानी बिंदु ए पर और बिंदु डी पर जो हमारी टेकें हैं उन पर लगने वाली प्रतिक्रियाएं ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हालांकि कैसे सॉल्व किया जाए
उसको सॉल्व करने के स्टेप मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया है। इस डॉक्यूमेंट को मैं आपको शेयर करूँगा, लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने जो यूडीएल लगा था, सबसे पहले ये एग्जांपल जो हमको दिया गया है ये इस प्रकार का है। इस एग्जांपल को हमने रिजॉल्व करके सारे के सारे पॉइंट लोड बनाए। अब पॉइंट लोड तो सभी हैं, लेकिन ये जो यूडीएल है ये पॉइंट लोड नहीं है। इस यूडीएल को हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, ये यूडीएल जो इसकी यूनिट दे रखी है 1 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये कितने मीटर पे फैला हुआ है तो ये देखना है, ये 4 मीटर पे फैला हुआ है। तो 1 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 4 मीटर, तो इसका जो टोटल लोड आ जाएगा वो आ जाएगा 4 किलो न्यूटन। तो इस यूडीएल को हम हटा करके एक 4 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड लगा सकते हैं। लेकिन ये पॉइंट लोड कहाँ लगेगा, जितनी लंबाई पर ये जो हमारा यूडीएल फैला हुआ था सी से लेकर बिंदु डी तक, इस सी डी के मध्य में लगेगा। यानी जो बिंदु एफ है ये सी डी के मध्य में आएगा। यानी ये जो दूरी होगी ये क्या होगी, 2 मीटर, और ये वाली दूरी जो होगी ये भी क्या होगी, 2 मीटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज, ये जो हमारा दूसरा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है यहाँ पे, वो है 6 किलो न्यूटन का एक फोर्स लगा है। इस 6 किलो न्यूटन का जो फोर्स है ये एक इंक्लाइन फोर्स है, यानी एक नत बल लगा हुआ है। और ये नत कैसा है, ये 30 डिग्री नत है। किससे, हमारी बीम से 30 डिग्री इंक्लाइंड है। इसको भी हम रिजोल्व कर लेते हैं। इसको भी हम दो तरीके से तोड़ लेते हैं। कैसे कि देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस, दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट आएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट, एक कंपोनेंट आएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसके नाम है 6 cos 30 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और 6 sin 30 वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल माने ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल माने क्षैतिज। तो मैंने यहाँ पर ये दिखाए हैं। इस 6 किलो न्यूटन को हटा करके हमने यहाँ पर दो बल लगा दिए, 6 sin 30 और 6 cos 30। इनके एरो भी आपको रेस्पेक्टिव रूप से दिखाई दे रहे होंगे। तीसरी चीज हमने यहाँ पे जो हमारे ये सपोर्ट्स थी, इन सपोर्ट्स की जगह हमने दिखाए हैं रिएक्शन। अब रिएक्शन हमने दिखाए हैं, ये एक रोलर सपोर्ट है। तो रोलर सपोर्ट की जो रिएक्शन होती है वो बिल्कुल सिंपली सपोर्ट की तरह होती है, और सिंपली सपोर्ट की रिएक्शन होती है वर्टिकल। तो हमने दिखा दिया आर डी। अब ये वाली जो हमारी सपोर्ट है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा है कि जो बिंदु ए है वो हिंज है, इट इज ए हिंज। तो हिंज की जो सपोर्ट होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है वर्टिकल और एक होती है हॉरिजॉन्टल। तो मैं इसको लिख देता हूँ आर ए वी और आर ए एच। इसकी दो सपोर्ट आएंगी, आर ए वी और आर ए एच। चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हम लगाते हैं साम्यावस्था। साम्यावस्था क्या होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होता है कि कोई भी, जितने भी सारे के सारे बल लगे हैं वो, उनका परिणामी क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। और दूसरा कि किसी बिंदु के परितः हमारा जो आघूर्ण है वो क्या होना चाहिए, शून्य। क्योंकि हमें साम्यावस्था की कंडीशन में ये दिखाना है कि ना तो वस्तु हमारी ट्रांसलेटरी मोशन करेगी और ना ही वस्तु हमारी रोटेशनल मोशन करेगी। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि परिणामी बल शून्य होना चाहिए, ट्रांसलेटरी मोशन जीरो हो जाएगा। और यदि परिणामी आघूर्ण यानी जो हमारा मोमेंट है वो जीरो हो जाए तो हमारा रोटेशनल मोशन भी नहीं होगा। इसका मतलब वो वस्तु साम्यावस्था में है। चलिए देखते हैं, हमारे पास तीन कंडीशन है, सिग्मा एफ एक्स बराबर जीरो, सिग्मा एफ वाई बराबर जीरो और सिग्मा एम बराबर जीरो। यानी सिग्मा एफ एक्स, एक्स डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस का समेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से बल लगे हैं, तो एक्स डायरेक्शन में सबसे पहला बल लगा है आर ए एच, राइट साइड लगा है, इसको हम लिखते हैं पॉजिटिव आर ए एच। फिर लगा है राइट साइड में 6 cos 30, ये भी राइट लगा है तो प्लस 6 cos 30। और कोई बल हमारा हॉरिजॉन्टली नहीं लगा है, इसीलिए इज इक्वल टू जीरो। और इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि आर ए एच बराबर माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी हमारी किलो न्यूटन में, ठीक है। तो इसको लिख देंगे किलो न्यूटन। माइनस साइन यहाँ पे क्या दिखाता है, माइनस साइन हमको ये दिखाता है कि जो डायरेक्शन हमने आर ए एच की मानी है वो डायरेक्शन हमने गलत ली है। यानी वो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, उससे अपोजिट होनी चाहिए।
यानी ये जो हमारी आर एच की डायरेक्शन है, ये राइट वर्ड ना होकर के क्या होनी चाहिए, लेफ्ट वर्ड होनी चाहिए। ये आ गई नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन लगाते हैं, सिग्मा एफ वाई बराबर 0। वाई डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस, वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, तो ध्यान देंगे। सबसे पहला वाई डायरेक्शन का फोर्स है आर ए वी। आर ए वी ऊपर की ओर लगा है तो पॉजिटिव। फिर अगला है माइनस के 6 sin 30, क्योंकि 6 sin 30 नीचे की ओर लगा है। फिर इससे आगे चलेंगे तो आएगा 4 किलो न्यूटन, क्योंकि ऊपर से नीचे लगा है तो -4, और नीचे से ऊपर आर डी तो प्लस आर डी, और फिर ये 3 किलोमीटर लगा -3 इज इक्वल टू 0। इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा आर ए बी प्लस आर डी इज इक्वल टू 7 + 6 sin 30, यानी आ जाएगा 10। तो हमारी एक और इक्वेशन आ गई, आर ए बी प्लस आर डी इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। तीसरी इक्वेशन आएगी हमारी, सिग्मा एम इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमारा जो ये हमारे साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में हम लोग जानते हैं कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन में क्या होता है कि हमारा जो समेशन ऑफ मोमेंट है वो 0 होता है। तो वो किसी भी बिंदु के प्रत्यय 0 हो जाएगा। इसका मतलब या तो मैं ए के अबाउट 0 ले लूँ उसको मोमेंट को, सभी का मोमेंट, तो वो भी 0 आएगा। बी के अबाउट ले लूँ वो भी 0 होना चाहिए, सी के अबाउट ले लूँ वो भी, एंड सो ऑन। जितने भी बिंदु इस समतल में हैं उन सभी बिंदुओं के प्रत्यय आघूर्ण क्या होगा, 0 ही होगा, बीजगणितीय योग। चलिए देखते हैं। लेकिन हम ऐसे प्रश्नों में क्या किया जाता है, ये थोड़ा सूझबूझ से काम लिया जाता है कि जब भी हमारे पास ऐसा ऑप्शन हो कि हम सेलेक्ट कर सकें कि हमें किस बिंदु के प्रत्यय आघूर्ण लेना है, तो हम उस बिंदु के प्रत्यय आघूर्ण लेते हैं जिस बिंदु पर अधिकतम अज्ञात बल लगे हैं, यानी अननोन फोर्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। देखते हैं, हम जरा यहीं से चेक करते हैं, बिंदु ई पर कोई अननोन फोर्स यानी अज्ञात बल लगा है, नहीं। बिंदु डी पर कोई अज्ञात बल लगा है, हाँ। कितने लगे हैं, 1। चलिए, यानी डी पर हम आघूर्ण ले सकते हैं। बिंदु सी एफ पर कोई आघूर्ण अज्ञात बल है, नहीं। बिंदु सी पर कोई अज्ञात बल है, नहीं। बिंदु बी पर कोई अज्ञात बल है, नहीं। बिंदु ए पर कोई अज्ञात बल है, हाँ। बिंदु ए पर 2 अज्ञात बल है। इसका मतलब कि हमको किसके प्रत्यय आघूर्ण लेना चाहिए, बिंदु ए के प्रत्यय, क्योंकि यहाँ पर 2 अज्ञात बल लगे हैं। तो बिंदु ए के प्रत्यय हम आघूर्ण लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि यदि हम बिंदु ए के प्रत्यय आघूर्ण लेंगे तो हमारे दो जो अज्ञात बल हैं यानी आर ए एच और आर ए वी, इन दोनों का आघूर्ण क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि जिस बिंदु के प्रत्यय हम आघूर्ण लेते हैं उससे होकर जाने वाले सभी बलों का आघूर्ण क्या हो जाएगा, 0। लेट्स स्टार्ट, आर ए एच इंटू 0 प्लस आर ए वी इंटू 0, क्योंकि ये दोनों के दोनों बल जो हैं वो बिंदु ए पर ही लगे हैं। चलिए, इसके बाद 6 sin 30, तो अगला बल आएगा 6 sin 30। 6 sin 30 का ए के प्रत्यय आघूर्ण, हम यहाँ पर आघूर्ण ले रहे हैं ए के प्रत्यय, बिंदु ए के प्रत्यय आघूर्ण ले रहे हैं। तो ए के प्रत्यय 6 sin 30 का आघूर्ण कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। इसके एरो से स्टार्ट करेंगे और एक इमेजिनरी सर्कल खींचेंगे। ये सर्कल कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज होता है नेगेटिव माइनस कितना, 6 sin 30 इंटू बल लिख लिया, इंटू इसकी दूरी है ए बी। फिर अगला बल है 4 किलो न्यूटन। 4 किलो न्यूटन जो है इसका जो आघूर्ण है ए के प्रत्यय कैसा आएगा, ये एक इमेजिनरी सर्कल खींचेंगे, ये इमेजिनरी सर्कल कैसा खींच रहा है, क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज जो सर्कल है इसका मतलब ये -4 इंटू डिस्टेंस ए एफ। इसके बाद आर डी, आर डी का मोमेंट कैसा आएगा, यहाँ से आर डी के एरो से स्टार्ट करेंगे और हम एक एंटी क्लॉकवाइज सर्कल की तरफ घूमें, क्योंकि हमको ए को केंद्र बनाना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए को केंद्र बनाते हुए एक इमेजिनरी सर्कल खींचेंगे, वो सर्कल कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक माने पॉजिटिव। 4 इंटू दूरी कितनी है, ए डी। बचा कौन, 3 किलो न्यूटन। 3 किलो न्यूटन का जो फोर्स है इसका यदि हम आघूर्ण लेंगे तो ये आघूर्ण कैसा आएगा,
क्लॉकवाइज ए के परितः, ए को सेंटर बनाएंगे तो क्लॉकवाइज आएगा। क्लॉकवाइज होता -3 इंटू दूरी कितनी है ए बराबर 0। यदि हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, सॉरी आर डी रह गया भाई, आर डी छूट गया है, आर डी यस। तो आर डी का मोमेंट कैसा आएगा, आर डी का मोमेंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज। ओ सही तो है आर डी, दिस इज आर डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, आर डी था, आर डी इंटू ए डी। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा -3 इंटू ए बी की वैल्यू है 2, -4 इंटू ए एफ की वैल्यू है ए एफ 2 2 4 2 6, -4 इन सॉरी प्लस के आर डी इंटू ए डी, ए डी की वैल्यू है, ए डी की वैल्यू है हमारी 4 4 8, 8 -3 इंटू ए है हमारा 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम आर डी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आर डी का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम आर ए बी का फाइंड आउट कर सकते हैं, और आर ए बी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा तो हमारा आर ए एच भी आ गया, आर ए बी आ गया और आर डी भी आ गया है। ये हमारा आंसर है। तो हमको यही निकालना था कि जो हमारी दोनों सपोर्ट्स हैं ए और डी, इन पर कितना कितना हमारा रिएक्शन लगा हुआ है। तो ये तीनों ही कंडीशन हमने अप्लाई, स्टेप हमने यहाँ पर अप्लाई किए हैं। तो डियर व्यूअर्स, आप लोगों को क्या करना है कि जो हमारे एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे लिए हैं उसको प्रैक्टिस करना है, और आपकी जो बुक्स हैं सिलेबस की, स्टडी बुक्स जो हैं आपकी, उनसे उठा करके जो डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स हैं, यही हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यूज़ करते हुए उन एग्जांपल्स को आपको फॉलो करना है और उन एग्जांपल्स को आपको प्रैक्टिस करना है। तो इस वीडियो में हमने जो हाइलाइट्स और रिव्यूज़ हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको क्या करना है, यदि एग्ज़ाम के हिसाब से ये स्टडी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम के हिसाब से आपको ये आघूर्ण की परिभाषा ज़रूर आनी चाहिए, और इसकी इकाई क्या है यानी इसकी यूनिट क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, वेरिग्नोन की प्रमेय और उसका कथन, यानी जो उसकी स्टेटमेंट है जो मैंने आपको बताया था, और इस डॉक्यूमेंट में हमने वो वर्ड टू वर्ड ये चीज़ हमको आपको मिली है, आपको दी जाएगी। तो इसमें आपको ये लाभ रहेगा कि आपको ये चीज़ें आपको मिलेगी। आघूर्ण की व्यापकीकृत प्रमेय का कथन, यानी जो जनरलाइज थ्योरम मैंने आपको समझाई थी, उस जनरलाइज थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट भी आपको एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है। आघूर्णों का सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्टील यार्ड, लीवर सेफ्टी वाल्व और जो लीवर हैं उन पर आधारित जो आंकिक प्रश्न है यानी न्यूमेरिकल जो है वो आप बिल्कुल ना छोड़ें, ये अपने बिल्कुल ध्यान से करें। स्टील यार्ड को, लीवर सेफ्टी वाल्व को, इसको एक बार इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको भी दोहरा लें, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। और टेक ओवर प्रतिक्रिया, यानी जो हमने लास्ट एग्जांपल लिया है, इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल आपकी बुक में मिलेंगे, तो उन एग्जांपल्स को आप एक बार सॉल्व कर लें, क्योंकि इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स ही एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर, और जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो ये हैं नेक्स्ट वीडियो में, पैरेलल फोर्सेस, लाइक एंड अनलाइक हम पढ़ेंगे। इसी के लिए हमको जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है वो पढ़ना है कपल की प्रॉपर्टीज़, उसके इफेक्ट्स, उसके बॉडी पर लगने कोप्लेनर फोर्सेस के जो हमारे बॉडी पर लगने वाले जो जनरल कंडीशंस हैं, और रिजल्टेंट फोर्सेस की पोजीशन, यानी हम रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लगाते हैं, कहाँ लगाना चाहिए, उसकी पोजीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो व्यूअर्स, अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।